हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई अप बाय अल्पना मैम। यहाँ पर आज हम अपना फाइनल जो प्रिपरेशन है जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का है वो हम करने जा रहे हैं लास्ट मोमेंट पर। अब बिकॉज आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए अनसॉल्व सैम्पल पेपर्स लाई हूँ जो कि मैं आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में सॉल्व कराऊँगी, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके तो अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम अपना पहला सैम्पल पेपर ले रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, वाटर सॉल्युबल दो ही विटामिन होते हैं, बी एंड सी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, बी। What is the formula to determine number of matches in league fixture for even number of team? आपसे कहा जा रहा है कि लीग फिक्सचर में नंबर ऑफ मैचेस अगर आपको इवन नंबर्स में दिए हों तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में सब कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट करके दिया हुआ है, मेक श्योर कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो वहाँ पर जब हमारे पास कितनी टीमें दी हैं, इवन नंबर, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, n-1/2। इसके बाद आपको दे रखा है डैश इस टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट कहाँ मतलब किसके लिए किया जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है, जो कि लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। विच एक्शन इज शोन इन द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में आपको कौन सा एक्शन दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इलस्ट्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारे बोन्स हैं और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो दूर जा रहे हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने चैप्टर करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो हमें इलस्ट्रेशन में दिख रहा है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आपका आंसर होगा आंसर एक्सटेंशन। क्योंकि मैं आपको एक बार चारों क्लियर कर दूँ, जब हमारी दो बोन्स आपस में आती हैं और उनके बीच का एंगल कम होता है उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। जब हमारी दो बोन्स एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं और उनका एंगल बढ़ता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। जब हमारे बॉडी पार्ट्स मिड लाइन के अंदर की तरफ आते हैं उसको हम कहते हैं एडक्शन, और जब हमारे बॉडी पार्ट्स मिड लाइन से बाहर की तरफ जाते हैं उसे हम कहते हैं एबडक्शन। ओके चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी एक्सटेंशन। विच मूवमेंट इज बेस्ट सीन इन द शोल्डर एंड हिप जॉइंट। तो ये भी मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 8 में, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में। इसका आंसर होगा आपका सर्कमडक्शन। ओके, क्योंकि जो हमारा शोल्डर और हिप जॉइंट है उसमें कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर सर्कमडक्शन होता है। ओके नेक्स्ट फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच टीम आर यूजुअली लेफ्ट आउट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इन केस ऑफ बाय। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग टीम्स आर लेफ्ट आउट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट इन केस ऑफ बाय। मतलब फर्स्ट राउंड में किसको बाय दी जाती है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जो हमारी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, ठीक, उनको बाय दी जाती है। उसके बाद आपका दे रखा है नेक्स्ट बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड आर कॉल्ड। अब ये कह रहा है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसका बेस्ट सोर्स क्या है। तो सिंपल सी बात है, सैल्मन, कॉड लिवर ऑयल और सार्डिन्स, ये तीनों ही ऑल ऑफ दीज हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट विच वाइटामिन इज अ फैट सॉल्यूबल। तो सिंपल सी बात है, फैट सॉल्यूबल कितने वाइटामिन होते हैं, 4, ए डी ई एन के। तो यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, विटामिन ए, आंसर इज डी। नेक्स्ट विच इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ये भी मैंने आपको बताया था, नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हुआ, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन शुड बी परफॉर्म फॉर क्योर काइफोसिस। तो सिंपल ही बात है, काइफोसिस है क्या, काइफोसिस मैंने पहले भी आपको बताया था, काइफोसिस इज अ स्पाइनल कर्वेचर। ओके, और स्पाइनल कर्वेचर में काइफोसिस को क्योर करने के लिए कौन सा आसन किया जाता है, स्पाइनल कर्वेचर में काइफोसिस को क्योर करने के लिए धनुरासन किया जाता है। उसके बाद एथलीट स्पीड
एक्सेलरेशन इज मेजर्ड बाय, ये मैंने आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में करवाया भी है, तो अगर आप उसको देखें तो उसमें से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एथलीट की स्पीड को मेजर करने के लिए क्या करवाया जाता है? देन आंसर इज 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। ओके, आंसर इज सी। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज डेवलप्ड बाय, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? पहली बात, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए होता है? कार्डियोवास्कुलर टेस्ट मेजरमेंट के लिए। ओके, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ब्रुआ एंड अदर्स। तो यहाँ पर ब्रुआ नाम कहाँ पर आ रहा है? ऐसा हमारा आंसर है बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ काइफोसिस, काइफोसिस का कौन सा कारण होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था काइफोसिस क्या होती है। काइफोसिस एक स्पाइनल कर्वेचर है, ठीक है। काइफोसिस का कारण क्या है? काइफोसिस का कारण होता है माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी से जो हमारी स्पाइन है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काइफोसिस हो सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, इनमें से कौन सी स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी नहीं है? तो सिंपल सी बात है, कौन सी नहीं है? फटाफट बताइए। फ्लैट फुट, बिकॉज स्पाइनल कर्वेचर 3 तरीके की होती है, जिसमें कि स्कॉलियोसिस, लॉर्डियोसिस और काइफोसिस आता है। दैट्स मीन जो फ्लैट फुट है वो हमारी स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी नहीं है। नेक्स्ट में हमें आपको दे रखा है रेंज ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट इज, ये कह रहा है रेंज ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट, जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, देन आंसर इज ए। व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बॉक्स यूज्ड बाय बॉयज इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए होता है? कार्डियोवास्कुलर की फिटनेस के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको उसमें बताया है प्रीवियस वीडियोज में कि कार्डियोवास्कुलर टेस्ट के लिए, सॉरी, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए बॉयज़ के लिए जो बेंच होती है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 20 इंचेस। आंसर इज सी। उसके बाद आपको दे रखा है इफ 17 टीम आर पार्टिसिपेटेड देन हाउ मेनी बाय आर नीडेड टू बी गिवन इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, अगर 17 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वहाँ पर आप कितनी बाय देंगे? तो सिंपल सी बात है, 2 की पावर n माइनस n, 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि वो 17 से आगे आ जाए? तो 2 को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा? 32। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, बिकॉज 16 अभी छोटा है इसलिए मुझे एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 16 टू ज़ा 32, और 32 को जब मैं 17 से माइनस करूंगी आंसर क्या आएगा? 15। मतलब अगर मेरे पास 17 टीमें हैं तो मैं कितनी टीम को बाय दूंगी? 15 टीमों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ओके, तो नॉट वाली आपको देखनी है। इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, भाई ये तो होता है। इट इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक फैक्टर, ये भी होता है। इट गोज ऑन ऑल द टाइम फॉर कंसेप्शन अंटिल लेट टीन, ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। इसके बाद आपको दे रखा है डैश इज अ क्लास ऑफ 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर कौन से विटामिन्स ऐसे हैं जिनके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप फटाफट बता देंगे, आंसर इज बी कॉम्प्लेक्स के 8 सॉल्युबल विटामिन्स या 8 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है द लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड फिजिक्स आर सिचुएटेड अंडर, ये कह रहा है जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है और फिजिक्स है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? तो सिंपली आपका एक ही चैप्टर है, दैट इज नोन एज बायोमैकेनिक्स। ओके, मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का मेन सोर्स क्या होता है? विटामिन ए का मेन सोर्स होता है कैरेट। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टूर्नामेंट, फॉलोइंग टूर्नामेंट को आपको कंसीडर करना है। आउट ऑफ दिस द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर, ये कह रहा है इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में आते हैं? तो सिंपल सी बात है, सिंगल लीग, उसके बाद आपका दे रखा है नॉकआउट कम नॉकआउट, और उसके बाद आपको तीसरा दे रखा है लीग कम नॉकआउट, और चौथा आपको दे रखा है लैडर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम नॉकआउट और लीग के बीच में ही कॉम्बिनेशन कराते हैं, जो कि फर्स्ट और फोर्थ में नहीं हो रहा। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी। अडोलसेंस आर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, ये कह रहा है कि अडोलसेंस कौन से एज ग्रुप के बच्चों को हम कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, बिटवीन द एज ऑफ 13 एंड 19, आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग ऑफ हैंड साइड वाइज
when our hand is moving away from body is an example of। हम अपने हाथों को ओपन करके साइडवाइज ले जाएं, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ अवे, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? उसको हम फ्लेक्शन कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे, एबडक्शन कहेंगे या एडक्शन कहेंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको अच्छे से ये पढ़ाया है चैप्टर में कि जब हम अपने बॉडी पार्ट्स को बाहर की तरफ ले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एबडक्शन। ओके, आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये हमारा सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दे रखा है ये जो पिक्चर है, ये कह रहा है इस पिक्चर में हम स्ट्रेस से क्या मेजर करते हैं? तो सिंपल सी बात है, लो बॉडी स्ट्रेंथ। आंसर आपका क्या होगा? लो बॉडी स्ट्रेंथ। लो बॉडी स्ट्रेंथ मुझे किस में दे रखा है? लो बॉडी स्ट्रेंथ मुझे दे रखा है बी। तो ऑब्वियस सी बात है 25 का आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद हम बात करते हैं 26 की। 26 में जो पिक्चर है ये भी हमारा सीनियर सिटीजन टेस्ट है। सीनियर सिटीजन टेस्ट में इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है चेयर सिट एंड रीच। चेयर सिट एंड रीच को क्यों करवाया जाता है? चेयर सिट एंड रीच को फटाफट बताइए क्यों करवाया जाता है? नहीं, इसमें आपसे पूछा है नॉट रिक्वायर्ड। चेयर सिट एंड रीच में कौन सा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है? तो फटाफट बताइए। स्टॉप वॉच, कोन, उसके बाद आपको दे रखा है मार्कर, उसके बाद आपको दे रखा है बोथ बी एंड सी, और उसके बाद आपको दे रखा है रूलर। हम यहाँ पे नॉट की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, तो ज़रा ध्यान से करिएगा इसको। तो यहाँ पर ना ही स्टॉप वॉच काम में आती है और ना ही कोन, तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस विच इज टेस्टेड थ्रू दिस एक्सरसाइज। ये कह रहा है फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट हम इस एक्सरसाइज के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं? सिंपल सी बात है, क्या है? पुशअप्स। और पुशअप से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? पुशअप से हम आइडेंटिफाई करते हैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट, लीग कम नॉकआउट इज अ पार्ट ऑफ। लीग कम नॉकआउट किसका पार्ट है? सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन का। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर ड्राइंग अप फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि लीग टूर्नामेंट में 3 मेथड हमने पढ़े हैं, साइक्लिक, स्टेयरकेस और टैबुलर। तीनों ही लीग टूर्नामेंट में आते हैं, तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आपका दे रखा है हलासन एंड पश्चिमोत्तासन इज सुटेबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ विच स्पाइनल डिफॉर्मिटी। ये कह रहा है कि हलासन और पश्चिमोत्तासन हमारी कौन सी स्पाइनल डिफॉर्मिटी को सही करने के काम में आता है? तो सिंपल सी बात है, लॉर्डियोसिस। लॉर्डियोसिस को सही करने के लिए हम कौन से आसन करते हैं? हलासन और पश्चिमोत्तासन। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोटीन, वाटर, कलर कंपाउंड एंड डाइटिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें ये दिए हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड। अब इसमें हमें इसको सही से मैच करना है। तो सिंपल सी बात है, वाटर का क्या आएगा? हमारी बॉडी में 60 से 70% वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन किसके काम में आता है? मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छे से बताया था, चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको ये डीपली बता रखा है। तो आप एक बार उसकी वीडियो देख लेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रोटीन मदद करता है ग्रोइंग ऑफ स्किन, नेल्स एंड हेल्थ और इंटरनल ऑर्गन्स में। ओके। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर हमारी बॉडी में 60 to 70% होता है। कलर कंपाउंड, कलर कंपाउंड जो फूड की अपीयरिंग है उसको दिखाने में उसको मदद करता है, जैसे कि मेल फूड अपीयरिंग। उसके बाद आता है डाइटिंग। डाइटिंग में यहाँ पर आपको दे रखा है टीथ एंड ब्लड रिलेटेड डिसयूज। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर इज ए। ओके, 31 का ए। नेक्स्ट आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग। इसको आपको मैच करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिया है बैक स्ट्रेच टेस्ट। बैक स्ट्रेच टेस्ट किससे मैच कर रहा है? 1 का डी। उसके बाद सेकंड आपको दिया है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, तो सेकंड का हो गया सी। उसके बाद थर्ड नंबर पर दिया आपको आर्म कर्ल टेस्ट, तो थर्ड का हो गया ए। उसके बाद आपको दिया है फोर्थ का चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो फटाफट देखते हैं हमारा सारा आंसर किस में मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में जो आपका ऑप्शन बी है उसमें हमारे सारे आंसर मैच हो रहे हैं। देखिए फटाफट, 1 का डी, 2 का सी, उसके बाद 3 का है ए, ओके, एंड 4 का है बी। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, करेक्ट आंसर। अब हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पर 2 पोर्शन में दिया है, पहले हम देख लेते हैं। यह है नॉकनीज। ओके, नेक्स्ट है हमारा काइफोसिस। थर्ड नंबर पे हमारा दिया है इन्होंने दैट इज नोन एज लॉर्डियोसिस, एंड फोर्थ नंबर पर दिया है बोलेक्स। ओके, तो चलिए अब फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर नॉकनीज जो इन्होंने दिया है, नॉकनीज में क्या होता है? नॉकनीज में हमारे जो नी का गैप है वो
एक दूसरे से मिलता है, मतलब नी का गैप कम होता है और जो हमारी फुट है उनका गैप ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो 1 का आंसर या ए का आंसर क्या है? ए का आंसर होगा हमारा 3। ओके, नी टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन। आप फटाफट मैच करते रहेंगे। ए का आंसर है 3। बी का आंसर क्या है? बी है हमारा काइफोसिस। काइफोसिस में क्या आ जाता है? काइफोसिस में जो हमारा बैकवर्ड कर्व है, इंक्रीज और एग्रीगेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व। तो यहाँ पर हमारा काइफोसिस का आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा फर्स्ट। ओके, चलिए उसके बाद और मैच करते हैं फटाफट। सी हमारा क्या है? लॉर्डियोसिस। लॉर्डियोसिस में क्या होता है? लॉर्डियोसिस में हमें दे रखा है ये इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो यहाँ पर हमारा सी का आंसर हो गया 4। और एट लास्ट बचा डी। डी क्या है? बोलेक्स। बोलेक्स में क्या होता है? बोलेक्स में जो हमारी नीज है उनके बीच का गैप बढ़ जाता है और जो फीट का गैप है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर 4 का आंसर हो गया सेकेंड। ये सारे हमको किस में मिल रहे हैं? ये सारे मुझको मिल रहे हैं ऑप्शन 33 का ये सारा मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, आप लोग जब मैं बोलती हूँ तब एक साथ मैच कर लिया करिए। उसके बाद आपको दे रखा है मैच द मूवमेंट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने चैप्टर कराया, क्योंकि अभी आप अगर देख रहे होंगे सैम्पल पेपर में ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ओके, तो टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट को आप बहुत ध्यान से करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट फर्स्ट में आपको दे रखा है किस तरीके की मूवमेंट दे रखी है। देखिए यहाँ पर मिड लाइन से हमारे बॉडी पार्ट बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? एबडक्शन। ओके, इसके बाद हमारे जो दो बॉडी पार्ट्स है फिंगर और पाम, वो दोनों यहाँ पर क्या आ रहे हैं? ये ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड का जो आंसर है यहाँ पर हमारा है 34। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड का जो आंसर है वो क्या होगा? एक्सटेंशन। ओके, क्योंकि ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा है, एरो पे आप ध्यान देंगे। उसके बाद थर्ड में क्या है? थर्ड में जो हमारी फिंगर्स हैं वो मिड लाइन के पास में आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा इसका? एडक्शन। उसके बाद फोर्थ में जो एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे फ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारे आंसर किससे मैच हो रहा है? 34 का जो आंसर है जो अभी मैंने बताया वो सारी मैचिंग मुझे मिल रही है ए में। 1 का डी एबडक्शन, 2 का सी क्या था? एक्सटेंशन। 3 का बी क्या था? 3 का बी एडक्शन। ओके, वेरी गुड। एंड फोर्थ का ए फ्लेक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट की आप वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें आपको 9 चैप्टर ऑलमोस्ट करा रखे हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ अभी तो 5 ही आ रहे हैं। वो 5 चैप्टर आपको मिले हुए हैं, सारी वीडियोस मेरी अपलोडेड है, आप एक बार वहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? तो भाई ये तो बहुत ईजी है, आप लोगों को भी पता होगा। हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा मदद करता है? दैट इज आयरन। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा दे रखा है बाई विच मैथड द विनर ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट इज डिसाइडेड? सिंगल लीग टूर्नामेंट का जो विनर है उसे हम किस मैथड से डिसाइड करते हैं? तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले दे रखा है परसेंटेज ऑफ मैचेस वन एंड ड्रॉन, नंबर ऑफ मैचेस 1 एंड नंबर ऑफ मैचेस 1। ऑब्वियस सी बात है इनमें से आप किसी भी मैच से लीग या सिंगल लीग टूर्नामेंट का विनर डिसाइड कर सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, फिर से अभी आपसे पूछा है ऑड वन, तो अब बताइए इनमें से ऑड वन कौन सा है? 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला या फिर 4 वाला? थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको ये बता दूं, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 से ही है। ठीक है, तो इसका जो ऑड वन है इसका आपका क्वेश्चन नंबर 37 का ऑड वन है सी। ठीक, सी में क्या दे रखा है? 1। अब ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है रोटेशन का। ओके, बाकी के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपके किसके हैं? बाकी के सारे एग्जाम्पल हैं आपके एंगुलर मूवमेंट्स के। ओके, नेक्स्ट अब आपका है 37। अब आते हैं हम 38 पर। 38 में आपको एजर्शन एंड रीजन दिया है, चलिए इसको भी फटाफट क्लियर करते हैं। 38 में आपको सबसे पहले एजर्शन दिया है फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ठीक है भाई, फूड एंड न्यूट्रिशन हमारी डेवलपमेंट में मदद करते हैं बिकॉज, आप रीज़न की जगह भाई बिकॉज लगाइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीज़न सही है या नहीं। आपका सेंटेंस पूरा अगर बन रहा है बिकॉज लगा के, दैट मीन्स एजर्शन और रीज़न दोनों सही है, और आपका जो रीज़न का एक्सप्लेनेशन है वो भी, एजर्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। बट अगर बिकॉज लगा के सेंटेंस पूरा नहीं बन रहा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एजर्शन और रीज़न के लिए पहली बात आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दूसरी बात आपको अपने सारे टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। ओके,
चलिए, उसके बाद अब आपको दे रखा है एजर्शन और रीज़न। तो भाई हमारा एजर्शन तो सही है, अब हम फटाफट इसका रीज़न और पढ़ लेते हैं। रीज़न आपको दिया है स्पोर्ट पर्सन कैन एनहेंस देयर परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ द एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, दोनों ही सही हैं, बट जो हमारा आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट 39, लॉर्डियोसिस इज ट्रीटेबल बाय डूइंग वज्रासन। अब ये कह रहा है लॉर्डियोसिस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, किसकी वजह से, वज्रासन की वजह से। तो भाई सिंपल सी बात है, जो लॉर्डियोसिस है वो वज्रासन से क्योर नहीं होता। तो आज हमारा एजर्शन क्या हो गया, गलत है ना। अब अगर मैं एजर्शन गलत की बात कहूँ तो सिर्फ डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें एजर्शन गलत है, बाकी सब में हमारा जो एजर्शन है वो सही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, डी। हमने पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लॉजिकली पढ़ेंगे एजर्शन रीज़न को तो हमें काफ़ी हद तक थोड़े से टाइम में ही अपना आंसर पता चल जाएगा। उसके बाद दीज आसन स्ट्रेंथन द मसल्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। हाँ भाई, ये बात तो ठीक है कि ये जो आसन है हमारी मसल को स्ट्रेंथन करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, बट ये लॉर्डियोसिस में क्योर नहीं करता। दैट मीन्स एजर्शन गलत है और रीज़न सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मूवमेंट। यहाँ पर हमारी दो बोन्स दूर जा रही हैं, तो जब हमारी दो बोन्स दूर जाती हैं तो वो क्या होता है, वो होता है एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है 6 मिनट वॉक टेस्ट इज डिजाइंड टू टेस्ट द ओवरऑल फंक्शन फिटनेस ऑफ। 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैच द फॉलोइंग, आपको मैचेस द फॉलोइंग करनी है। अब इसमें टेक्निकल कमेटी, सिंपल सी बात है, देखिए बहुत ईजी है। टेक्निकल कमेटी क्या करती है, टेक्निकल कमेटी का काम है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। हमारे जो डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनको डिसॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंस कमेटी क्या करती है, फाइनेंस कमेटी का काम होता है पैसे के खर्चे को देखना, सिंपल सी बात है, तो बी का हो गया 3। ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी का होता है अपनी टीमों को शिफ्ट करना, तो सी का आंसर हो गया ए। और फर्स्ट एड कमेटी का काम क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी देना। ये चारों किस में मैच कर रहे हैं, ए में, तो हमारा आंसर हो गया ए। मैच द फॉलोइंग, अब आपको फिर से मैच द फॉलोइंग आ गई। तो मैच द फॉलोइंग में मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने आपसे कहा था कि आप ज़रा इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड बीमारियां आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विटामिन दिए हैं और विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो दी हैं। तो सिंपली इसको हम फटाफट पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो देखे है तो आप इजीली इसको फटाफट से कर लेंगे। 43 में अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया। ठीक, ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है, तो विटामिन ए का आंसर है डी। उसके बाद आपको दिया गया विटामिन B12, तो विटामिन B12 की कमी से होती है पेरिनेशियस एनीमिया। ओके, तो सेकंड में विटामिन B12 की कमी से क्या होगा, सी। उसके बाद विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी। ओके, तो ये आंसर हमारे सारे किस में मैच कर रहे हैं, ये आंसर हमारे सारे मैच कर रहे हैं आपका जो ये है ए, उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। इनमें से न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 8 से ही है, बायोमैकेनिक्स वाले चैप्टर में से। तो इसका आंसर है आपका लैक्रेशन। ओके, बिकॉज सेकेंड वाला जो हमारा लॉ है वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, जिसमें फोर्स भी है, मास भी है और एक्सेलरेशन भी है, बट क्या नहीं है, लैक्रेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब फिर से एजर्शन रीजन आपको दिया है। तो एजर्शन रीजन की अगर हम बात करें, एंगुलर मोशन डिक्रीज और इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग बोन्स। भाई हमारा एजर्शन तो सही है। ठीक, उसके बाद और हम बात कर लेते हैं, एक्सटेंशन इज द टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट, और एक्सटेंशन एंगुलर मूवमेंट का टाइप भी है, ये भी सही है, बट जो रीज़न है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों सही हैं, बट रीज़न हमारा करेक्ट, मतलब ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, Which of the following procedure is not used for drawing a fixture in a league tournament? लीग टूर्नामेंट में हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ नहीं करते, तो सिंपल सी बात है, सीडिंग मैटर लीग में यूज़ नहीं होता। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी, ये डिफॉर्मिटी कौन सी है भाई, लेटरल कर्व है, और लेटरल कर्व हमारा किस में होता है, फटाफट बताइए। लेटरल कर्व हमारा होता है स्कॉलियोसिस में, तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट,
व्हाट डज BMI मेजर? तो भाई BMI क्या मेजर करता है? BMI का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको पता करना है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट कितना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए? BMI। तो भाई अगर आप पहला जो इसका ऑप्शन है वो पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा। बॉडी फैट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट, दैट इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर है ए। इसके बाद आ जाइए केस स्टडी पे। तो भाई केस स्टडी को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जल्दी में आप करोगे तो हो सकता है गलती भी हो जाए। तो केस स्टडी में आपको दे रखा है बिलो गिवन इज द BMI डेटा ऑफ द पीपल ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी का आपको BMI डेटा दिया है एक जगह का। ओके, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन विच कैटेगरी डज द मेजर पॉपुलेशन ऑफ लोकेलिटी फॉल इनटू। जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी सबसे ज़्यादा कैटेगरी किस में आती है? तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी आपको किस में दिख रही है? थर्ड वाले बार में दिख रही है। ओके, और 25 से 29 के बीच में फटाफट बताइए कौन सी कैटेगरी आती है? 25 से 29 के बीच में हमारी कैटेगरी आती है ओवरवेट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद आपको दे रखा है द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग लॉन्ग जंप एंड ओलंपिक इवेंट अंटिल 1912। इट इज़ अ कॉमन एंड ईजी टेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग्स। बिल्कुल सही है। इन दिस टेस्ट द ट्रेनी स्टैंड एट अ लाइन मार्क्ड ऑन द ग्राउंड with feet several inches apart. The trainee swims the arms and bend the knees to take a jump. Okay, ये भी ठीक है। In this test, when the trainee land on the feet after jumping, the achievement is measured as the distance between the dash एंड द डैश। ये कह रहा है जो हम यहाँ पर डिस्टेंस लेते हैं जंप करने के बाद वो किससे किसके बीच में होता है? तो सिंपल ही बात है, आपको दे रखा है री स्ट्रेनिंग लाइन, उसके बाद एंड द हील ऑफ द फुट। बी वाला जो आंसर है उनके बीच में, जहाँ से आपने कूदा है उस लाइन से लेकर और आपके जो फुट की हिल है, एड़ी है, वहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया जाता है, मेजर किया जाता है। ओके, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दी हुई है। ओके, अब पिक्चर में आपको यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है, फटाफट पढ़ते हैं। पिक्चर में आपको केस स्टडी में फिर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बास्केटबॉल उछलती हुई किस में जा रही है? बास्केटबॉल में। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ X, Y and Z स्कूल वॉज टीचिंग द स्टूडेंट अबाउट द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. While explaining, he showed this picture to the student and tried to explain when a basketball is shot, it take a parabolic path due to gravity एक्टिंग ऑन इट. कैन यू नेम द लॉ? तो क्या आप इसका ये जो पिक्चर है उसमें आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा जो लॉ लग रहा है वो लग रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कोई भी बॉडी में जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट में जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें लग रहा है, सो आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 52। ड्यूरिंग अ हेल्थ चेकअप में सोहम, जिसकी एज 9 साल है, उसको स्केलेटन डिसऑर्डर है जिसको हम रिकेट्स भी कहते हैं। ओके, किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। इसकी बॉडी में फैट सोल्यूबल विटामिन की कमी है। कौन से विटामिन की कमी है? तो सिंपल सी बात है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो आंसर होगा विटामिन डी। उसके बाद है नमन एंड ऑर्गेनाइज अ टेबल टेनिस टूर्नामेंट. ओके, इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम प्ले विद ईच अदर ट्वाइस एंड द नेम ऑफ द मैच इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला n-1. ओके, तो आपको जब मैंने थर्ड वाली लाइन पढ़ी, एवरी टीम प्ले विद द अदर टीम ट्वाइस, तो आपको सिंपल सी बात है वैसे ही पता चल गया होगा। सब फटाफट अगर आपको याद है तो आप फटाफट बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल लीग भी दो तरीके से होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। तो आंसर क्या होगा? डी। मैनी चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़. बहुत सारे बच्चे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से सफ़र करते हैं. दिस कैन बी करेक्टेड इफ़ रिकॉग्नाइज्ड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. इसको हम सही कर सकते हैं अगर हम इसे जल्दी से जल्दी पकड़ लें तो. अभिनव हैड अ डिफॉर्मिटी इन हिज स्पाइन. अभिनव की स्पाइन में एक डिफॉर्मिटी है जिससे उसे स्टैंडिंग, खड़े होने में और चलने में दिक्कत होती है. ओके, नेक्स्ट, इट हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अफेक्टिंग वर्टिब्रास, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट. ओके, ठीक है. आपके हिसाब से अभिनव को किस टाइप की बीमारी है? तो सिंपल सी बात है, अभिनव को किस तरीके की बीमारी है? लॉर्डियोसिस. ओके, इसके बाद आपको दे रखा है लॉर्डियोसिस आपका किस पे है? सी पे. तो 54 का आंसर है सी. इसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज इज इंपॉर्टेंट टू मैनी एक्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट. इन यंग चिल्ड्रन, lack of physical activity is a risk factor for many health problems such as high blood pressure, weight gain, excess body fat, bad cholesterol.
रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड बोन हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती हैं? अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो। Moreover, the health benefit of physical exercise extend will beyond physical health, having a positive impact on the motor skill, psychological well-being, cognitive development, social competence, and emotional maturity. Okay. अभी आपसे कह रहा है कि एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल एंड क्रॉलिंग प्रेस्क्राइब्ड फॉर। ये कह रहा है हेड कंट्रोल के लिए और क्रॉलिंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए या किसके लिए? अब भाई ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, चिल्ड्रंस एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। तो उसमें अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें क्लियरली लिखा है इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले हम हेड कंट्रोल करना और क्रॉलिंग करना सिखाते हैं। देन आंसर इज बी। Rashkit is working on a project to collect data for assessing physical fitness among boys and girls in the residential complex. He planned to administer tests for assessing their arms, shoulder, abdominal strength as well as flexibility of the hamstring muscles. Which of the following tests should be conducted for assessing flexibility of the hamstring मसल्स? अब ये कह रहा है हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट लेंगे? तो सिंपल सी बात है, सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए। सो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है पायल हु आर स्टडिंग इन 12th क्लास में है, साइंस की स्टूडेंट है। फिजिकल एजुकेशन की क्लास में वो न्यूटन्स के लॉ में कंफ्यूज हुई और उसको ये कंफ्यूजन हुआ कि आखिर इसे हम गेम्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो न्यूटन के लॉ हैं वो गेम्स में भी हेल्पफुल होते हैं। शूटिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन? शूटिंग कौन से लॉ ऑफ मोशन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है? तो सिंपल से है हमारा लॉ ऑफ रिएक्शन, जो आंसर है बी। लॉ ऑफ रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है शूटिंग, क्योंकि हमारी जो बुलेट है वो जितनी फोर्स से आगे जाती है उतनी ही पीछे भी वो फोर्स लगाती है। नेक्स्ट, करेक्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी मीन टू कीप द बॉडी इन सच अ पोजीशन दैट इज एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन बोन्स, ठीक है, मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू दैट लाइट among the bony structure and the surface, thus ensuring the proper functioning of the body ऑर्गन्स। ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी हैं, दैट इज बोलेक्स, सेकंड नंबर पर है हमारा नॉकनी और थर्ड नंबर पर जहाँ तक है फ्लैट फुट, क्योंकि मुझे दूसरी साइड से नहीं दिखाया है, इस साइड से तो ऐसा ही आता है, दूसरी साइड से जब हमें दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा कर्व है या नहीं। कर्व है तो ठीक है, बट अगर कर्व नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? फ्लैट फुट की। अभी हमसे पूछ क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। ये हमसे पूछ रहा है फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर विच डिफॉर्मिटी कैन बी क्योर्ड बाय जंपिंग ऑन द टोज फॉर द सम टाइम। ये कह रहा है इन पिक्चर्स में से मैं टोज पर जंप करके कौन सी प्रॉब्लम को क्योर कर सकती हूँ? मैं बोलेक्स को क्योर कर सकती हूँ, या फिर नॉकनीज को क्योर कर सकती हूँ, या फिर फ्लैट फुट को क्योर कर सकती हूँ? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात कर रही हूँ टोज की, तो टोज पर जंप करके हम कौन सी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं? इसमें आपका आंसर दे रखा है वन में हमें क्या दे रखा था? बोलेक्स, ठीक है। सेकंड में हमें क्या दे रखा था? नॉकनीज, और थर्ड में हमें क्या दे रखा है? फ्लैट फुट। तो यहाँ पर आपको दिया है जंपिंग ऑन टोज, जंपिंग ऑन टोज से हमारी जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है वो सही होती है। सो आंसर इज सी, थर्ड। ओके, नेक्स्ट इज आपका दे रखा है 59 में अनन्या क्लास 12th की मॉनिटर है, was asked to speak on different type of movement possible in human body and their importance. Okay, she talk about the basic movements: flexion, extension, abduction and adduction. Rest of the movements at different joint are combination of these 4 basic movement. ये भी बात ठीक है। अब जब इसने सारी मूवमेंट्स के बारे में बताया तो भाई एडक्शन में क्या होगा? ड्यूरिंग एडक्शन द फिंगर्स क्या होंगी? एडक्शन में जो हमारी फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ आएंगी। ओके, सो आंसर क्या होगा? मूविंग टूवर्ड्स द मिडल फिंगर, जो मेरी फिंगर है वो अंदर की तरफ, मिडल फिंगर की तरफ सारी आती हैं, तो उसका वो क्या होता है? एडक्शन। जब फिंगर्स बाहर की तरफ एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तो वो क्या होता है? एबडक्शन। एंड लास्ट इज while organizing sport event, the annual sport day, Arjun and Ravi, being the captain and vice captain of sports, form various committee as the shown below. ठीक है, उन्होंने कमेटी बनाई है। Announcement of venue, date and event
इज डन बाय द, जो अनाउंसमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वेन्यू का, डेट का, इवेंट का। तो भाई ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में क्लियर करा है। पब्लिसिटी कमेटी आपका वेन्यू का अनाउंसमेंट, डेट का अनाउंसमेंट और क्या करती है, इवेंट का अनाउंसमेंट करती है। इसका काम ही पब्लिसिटी करना है। ओके, तो आंसर होगा ए। दिस इज इट फॉर टुडे। एक एक सैम्पल मैं कोशिश करूंगी आपके लिए डेली लेकर आऊँ। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी एंड टाइम पर हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।